नमस्कार दोस्तों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन मिश्रा। बेसिकली आपके अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ कि यहाँ मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कही जाने वाली माँ नर्मदा का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट जो है अनूपपुर जिले से ही है। इसके साथ ही सोन और जहिला नदी का उद्गम स्थल भी अनूपपुर जिले से है। आइए आपका क्लासेस शुरुआत करते हैं। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, जी हाँ, हमारी फॉर्मूला सीरीज कंटिन्यू अग्रसर है। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर कौन सा टॉपिक है साथियों? आर ए सी। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला जो इम्पोर्टेंट होता है COP ऑफ द हीट पंप। क्या होता है साथियों? हायर हीट हायर हीट माइनस लोअर हीट। टेम्परेचर के टर्म्स में क्या होता है? T हायर अपॉन T हायर माइनस T लोअर। इसके अलावा हमारे पास कौन सा फॉर्मूला मौजूद होता है? COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। क्या होता है? Q लोअर बाई Q higher minus Q lower, which is equals to T lower upon T higher minus T lower. COP of coefficient of performance of heat pump क्या होता है साथियों? Coefficient of performance of refrigerator plus 1. Now अब हमको पता होना चाहिए यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। यूनिट ऑफ क्या? रेफ्रिजरेशन। वो क्या होती है? वो होती है टेम्परेचर यूनिट्स कहते हैं 1 TR। 1 टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू 3.5 किलोवाट विच इज इक्वल टू 210 किलो जूल पर मिनट इज इक्वल टू 50 किलो कैलोरी पर मिनट इज इक्वल टू 12,000 BTU ब्रेक थर्मल यूनिट। 1 TR की डेफिनेशन क्या होती है? अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू extract from 1000 kg of water at 0 degree Celsius to converting into 1000 kg of ice at 0 degree Celsius in a day। 24 घंटे में। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं हमारे और फॉर्मूले की ओर। आपका ड्राइनेस फ्रैक्शन। क्या? ड्राइनेस फ्रैक्शन वो क्या होता है साथियों? वो होता है x इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर वेपर टू द मास ऑफ लिक्विड टू द मास ऑफ वेपर, है ना। नाउ हम अपने बहुत ही इम्पोर्टेंट मशीन की ओर चलते हैं जो कि है VCRS। VCRS का फुल फॉर्म क्या होता है साथियों? इसका फुल फॉर्म होता है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। यही ना होता है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ये आपका जो है TS डायग्राम हम बना रहे हैं, सब TS डायग्राम।
ये रहा प्रोसेस 1 से 2 प्रोसेस 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। 1 से 2 कंप्रेसर, 2 से 3 कंडेंसर, 3 से 4 थ्रॉटलिंग डिवाइस, 4 to 1 एवापोरेटर। यही 4 इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो इसके लिए जो है COP क्या होता है आपका, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कि एंथैल्पी ऑफ 1 माइनस एंथैल्पी ऑफ 4 अपॉन H2 माइनस H1। देखो अपने को जो है कूलिंग इफेक्ट चाहिए इससे, VCRS से, और वर्क कर रहे हैं हम कंप्रेशर की ओर। ये रहा कंप्रेशर, कंप्रेशन वर्क, और ये एवापोरेटर वर्क। ठीक है साथियों, आगे चलिए नेक्स्ट। वर्क इनपुट रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है आपका, H1 माइनस H4। वर्क रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई कर दिए आपके रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को, क्योंकि इसकी यूनिट होती है किलो जूल पर किलोग्राम में। नाउ मूविंग अहेड, आरसी की बात करेंगे तो हो गया मास फ्लो रेट इंटू H1 माइनस H4। वर्क इनपुट क्या होगी, वर्क इनपुट होता है आपका कंप्रेशन वर्क H2 माइनस H1 के बराबर, किलो जूल पर किलोग्राम। एंड पावर इनपुट की बात करें तो आपका मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई होगा वर्क इनपुट, तो पावर इनपुट आ जाएगा दौड़ता हुआ किलोवाट में, इसमें किलोवाट में। आगे चलें। नेक्स्ट आपका जो है वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, जो आप लोग कंप्रेसर लगाते हो ना, इसके लिए डिस्प्लेसमेंट इसका निकालना जरूरी हो जाता है। मास फ्लो रेट इनटू वॉल्यूम ऑफ एंट्री डिवीजन ओवर दी सर्ट वॉल्यूम, पाई बाई 4 d स्क्वायर इंटू L इंटू n बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई K, which is the number of cylinder, and RPM, V is the specific volume of entry of the compressor। और जो है क्लियरेंस के टर्म में आप लिखते हो 1 प्लस C माइनस C, P हायर टू द P लोअर की पावर 1 अपॉन n। यहाँ पे C क्लियरेंस रेशियो है VC बाई VS। मतलब VC क्या होता है, क्लियरेंस वॉल्यूम, और आपका जो है S तो पता ही है, स्वेप्ट वॉल्यूम, स्वेप्ट वॉल्यूम होती है, एंड पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, है ना। नाउ अब हम बात करते हैं किसके साथियों, आपके वेट कंप्रेशन होने से क्या क्या दिक्कत आ सकती है आपकी रेफ्रिजरेशन में। वेट कंप्रेशन की वजह से आपको दिक्कत क्या क्या आ जाती है। तो पहला दिक्कत आती है आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है डिक्रीज कर जाता है। दूसरा है रेफ्रिजरेंट मास जो है वाश अवे कर देता है किसको, लुब्रिकेंट को। लुब्रिकेंट जो होता है आपका उसे वॉश आउट कर देता है। वियर और टीयर की तो समस्या कहीं भी घूम रहा है, मैकेनिकल डिवाइस तो होती है ना, वियर और टीयर कंपल्सन है। नाउ कंप्रेसर जो होता है ना, कंप्रेसर को क्या कर देता है, डैमेज कर देता है वेट कंप्रेशन। नाउ अब देखते हैं हमारा COP के लिए कौन सी चीज़ें जिम्मेदार हैं।
हायर COP के लिए, लोअर COP के लिए COP डिक्रीज करेगा अगर P हायर इंक्रीज करेगा। वर्क इनपुट इंक्रीज होना चाहिए, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिक्रीज होना चाहिए, PC इंक्रीज और एवापोरेटर प्रेशर डिक्रीज। तो इस केस में ना आपका साथियों कुछ तत्व काम करने लगते हैं। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो है आपकी डिक्रीज करेगी, मास फ्लो रेट भी डिक्रीज करेगा। अगर आप एवापोरेटर में सुपर हीटिंग करते हो तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इंक्रीज करता है और वर्क इनपुट भी इंक्रीज करता है। क्या कर दो आप, सुपर हीटिंग, इससे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो कि हमको डिजायर्ड होता है वो इंक्रीज करता है, वर्क इनपुट भी इंक्रीज हुआ करता है। और सब कूलिंग के केस में रेफ्रिजरेशन इफेक्ट तो इंक्रीज होता है, वर्क इनपुट आपका कांस्टेंट होता है, COP आपकी मेन चीज वो इंक्रीज होती है। और अपने को इवोपरेटर में बचाने के लिए क्या यूज़ करना चाहिए, यूज़ ऑफ फ्लैश चैम्बर। यूज़ करना चाहिए हमारे फ्लैश चैम्बर का। फ्लैश चैम्बर का वर्किंग अगर आप देखो बहुत ही सिंपल से होता है, आपका ना थ्रॉटलिंग की तरह ही यूज़ करते हो आप। यहाँ वेपर, नीचे में आपका लिक्विड, ये कनेक्टेड होता है किससे, आपका इवापोरेटर से। इवापोरेटर भाई आपका ऊपर इससे जाते हैं कम प्रेशर से। तो इधर COP में आपका नो चेंज बट द साइज जो है इवापोरेटर का इंक्रीज हो जाता है, ये फ्लैश चैम्बर लगाने से। नाउ अब हम COP किसकी देखते हैं, COP देख लेते हैं हम हमारे कास्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम की। COP ओवर द कास्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम, तो ये होती है COP ऑफ 1 इंटू COP ऑफ 2 डिवीजन ओवर द COP ऑफ 1 प्लस COP ऑफ 2 प्लस न्यूमेरिक डिजिट 1। ये कास्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम की COP होती है। यही अगर आपके दो इंजन आपके क्या हो, सीरीज में हो, उस कंडीशन में क्या होता है इंजन के केस में, एफिशिएंसी आपकी 1 प्लस एफिशिएंसी ऑफ 2 माइनस एफिशिएंसी ऑफ 1 2 फॉर द सेम वर्क डन के लिए जो है आपका टेम्परेचर मीन टेम्परेचर होता है T1 प्लस T3 अपॉन 2 फॉर द सेम एफिशिएंसी के लिए। देखो अब एफिशिएंसी ना ये कबूतर जैसे है, तो मतलब कि स्क्वायर रूट होता है, इससे आप जो है ध्यान रखोगे बहुत ही आसानी होगी इसमें डिफ्रेंशिएट करने में। नहीं तो आधी जनता ना आपकी जो है घबराए रहती है कि भैया ये स्क्वायर रूट किस में होता है और एवरेज वाला किस में होता है। वैसे तो इजी है, लेकिन ना जब एग्ज़ाम टाइम में कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, टाइम में नहीं आना चाहिए साथियों, एग्ज़ाम टाइम में कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए आपको। चलिए आप जो है नेक्स्ट के बारे में देखते हैं, रेफ्रिजरेंट्स के बारे में। रेफ्रिजरेंट के बारे में हम देख लेते हैं
क्या क्या होते हैं आपके रेफ्रिजरेंट। तो दो तरह के होते हैं आपके, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी के एग्जाम्पल, प्राइमरी के क्या क्या एग्जाम्पल हैं आपके, R11, R12, R13, R1112, 22, R134A, जिसको इको फ्रेंडली भी बोला जाता है। कौन कौन से, R1112, 122, R134। नाउ अमोनिया बहुत इंपॉर्टेंट रेफ्रिजरेंट आपका प्राइमरी के अंतर्गत आएगी। नाउ दूसरा सेकेंडरी, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट कौन कौन से हैं आपके, वाटर और ब्राइन, ये आपके क्या हो गए, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट हो गए। नाउ मूव अहेड। आपके जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या होता है, सैचुरेटेड आपके हाइड्रोकार्बन का ये होता है गुरुजी CmHnFpCl। मतलब आपके कार्बन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन, CmHnFp और Cl, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। देन आफ्टर दैट R माइनस M-1 N plus 1 times P, N plus P plus Q is equal to 2M plus 2, है ना साथियों। तो इसके लिए एग्जाम्पल आप ढूंढ के लाए हैं हम आपके R111222 R134 क्या क्या होते हैं, आइए देखने की कोशिश करते हैं हम। तो भैया क्या R11, R12, R22, R134। R11 में आपका हो जाएगा फॉर्मूला CFCl3। नाउ CF2Cl2। नाउ CH2Cl। नाउ C2H2F4Cl आपका जीरो होता है, इसीलिए इसे इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट कहला जाता है। और आप देखोगे इनकी ओर तो आपका ना क्लोरीन जो है डिक्रीज होते जा रहा है ना साथियों। क्लोरीन जो है अटैक करता है ओजोन लेयर को, प्रेजेंट जो होती है आपकी स्ट्रेटोस्फीयर में, और ओजोन जो है टैग से प्रोटेक्ट करता है आपका यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से हमें प्रोटेक्ट करता है ना साथियों। नाउ आपका सैचुरेटेड देख लिया, अब देखते हैं क्या आपका अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन HC, इसके लिए जो है फॉर्मूला होता है आपका अनसैचुरेटेड के लिए R1M-1 N+1
टाइम्स आपका P। बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। इसके लिए शॉर्टकट ट्रिक है CmHnFpCl3। तो आपका जो है N प्लस P प्लस Q इज इक्वल टू 2m। यहाँ से होता है, एग्जाम्पल के लिए होता है आपका लाइक एसिड लिए C2H4, तो इसके लिए R1150 C2H4 के लिए ये रहा। रेफ्रिजरेट इन ऑर्गेनिक, कुछ आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी होते हैं हमारे क्या रेफ्रिजरेंट। ऑर्गेनिक की बात कर लेते हैं। ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट आपके R700 प्लस मॉलिक्यूलर वेट। और एग्जाम्पल के लिए आप देखोगे तो कौन कौन से हैं आपके आपके देखते हैं एग्जाम्पल। तो हमें देखने में मिलता है अमोनिया NH3, आपका कार्बन डाइऑक्साइड, आपका सल्फर डाइऑक्साइड SO2, आपका वाटर, आपका एयर हवा, इसे भी आप रेफ्रिजरेंट की तरफ पे यूज करते हो। फॉर्मूला क्या क्या है, R717, R744, R764, R718, R729। ठीक है साथियों, ये सारे जो है आपके रेफ्रिजरेंट्स है। अब देखो NH3 अमोनिया का 17 मॉलिकुलर वेट, कार्बन डाइऑक्साइड का 44, सल्फर डाइऑक्साइड का 64, वाटर का 18 और एयर का 29। तो उसी हिसाब से आपके रेफ्रिजरेंट्स लिखे हुए हैं। इजी, कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल, वेरी मच। ठीक है, अब जो है हमको जो है सिलेक्शन किस बेसिस पे आपके रेफ्रिजरेंट का करना चाहिए। कुछ थर्मल प्रॉपर्टीज़ रिक्वायर्ड होती हैं, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिक्वायर्ड होती हैं, और कुछ हमें कौन सी रिक्वायर्ड होती हैं आपकी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ रिक्वायर्ड होती हैं। चलिए आइए उन्हें हम देखने की कोशिश करते हैं साथियों। आपकी सिलेक्शन ऑफ रेफ्रिजरेंट, पहली आपकी प्रॉपर्टी कौन सी नीडेड होती है, हम जो है थर्मल सेक्शन में देख लेते हैं। रेफ्रिजरेंट की पहली वाली अपनी थर्मल सेक्शन की बात कर लेते हैं। तो थर्मल सेक्शन में आपको जो है क्रिटिकल टेम्परेचर कैसा चाहिए होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर हाई चाहिए होता है। नाउ अगर मैं स्पेसिफिक हीट की बात करूं जो आपके सी का होता है, इसमें भी दो कंडीशन है। आपका वेपर जो है हाई चाहिए मेरे को, और लिक्विड के लिए स्पेसिफिक हीट लो चाहिए। ठीक है साथियों, क्रिटिकल टेम्परेचर हाई, स्पेसिफिक हीट सी की वैल्यू वेपर के लिए हाई और लिक्विड के लिए जो है लो चाहिए होता है। नाउ एंथैल्पी ऑफ एंथैल्पी
वेपोराइजेशन मुझे कैसा चाहिए, ये चाहिए हाई। नाउ कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी कैसी होनी चाहिए साथियों, कंडक्टिविटी रेफ्रिजरेंट की हाई होनी चाहिए। नाउ एवापोरेटर कैसा होना चाहिए, ऑलमोस्ट जो है इक्वल टू आपका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होना चाहिए। एवापोरेटर हो गया तो कंडेंसर प्रेशर मॉडरेट मतलब कि आपका बीच का कहीं होना चाहिए, ना ही ज़्यादा हाई ना ही ज़्यादा लो। कंप्रेशन रेशियो कैसा होना चाहिए साथियों, कम होना चाहिए कंप्रेशन रेशियो आपका। नाउ हम बात करते हैं अपने किसके, फ्रीजिंग रेशियो की। फ्रीजिंग फ्रीजिंग रेशियो जो है आपका क्या होना चाहिए, फ्रीजिंग पॉइंट जो है आपका डिक्रीज होना चाहिए, बहुत ही कम नीडेड होता है। कंप्रेशन डिस्चार्ज टेम्परेचर, आपका कंप्रेशन डिस्चार्ज टेम्परेचर ये आपका कम होना चाहिए। COP इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका क्या होता है, रनिंग कॉस्ट के बराबर होता है ना साथियों। ये सारी हमें थर्मल प्रॉपर्टी नीडेड होती हैं। नाउ अब जो है आप आ जाते हैं किसके ऊपर, हम आ जाते हैं आपके साथियों आते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी तो भैया क्या होना चाहिए, सबसे पहले जहरीला नहीं होना चाहिए, तो टॉक्सिसिटी जो है बहुत ही कम चाहिए हमको, लगभग 0 के बराबर। आपका जो है सॉल्युबिलिटी नहीं होनी चाहिए रेफ्रिजरेंट की, तो मतलब कि रेफ्रिजरेंट जो है आपका रेफ्रिजरेंट आपका कैसा होना चाहिए, नॉन फ्लेमेबल, मतलब भैया आग ना लग जाए उसमें, है ना। आपका जो है कुछ जो है कभी कभी हमको पार्शियली इमिसिबल चाहिए रहता है, तो जो कि वो हार्मफुल होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे R22 ये जो है आपका पार्शियली जो है क्या होता है, इमिसिबल, नीडेड नहीं होता है जबकि। और अगर आप जो है कुछ रेफ्रिजरेंट और उनके कॉम्बिनेशन को देखें तो आपका कुछ इस तरीके से होता है। मान लो अमोनिया है और फ्रियोन या आपके हेलो कार्बन वाली कैटेगरी आप देखते हो, तो इसमें आपके कुछ तत्व इन्वॉल्व होते हैं जो कुछ का फेवरेबल वाले कंडीशन सपोर्ट करते हैं और किसी का आपके अटैक करते हैं। तो भैया जी पहला जो अटैक कर रहा है वो कॉपर को और एल्यूमिनियम को, ये दोनों क्या करते हैं, अटैक। और फेवर वाली चीज़ें कौन सी हैं हमारे लिए, रॉट आयरन और कॉपर जो है हेलो वाले एलिमेंट के लिए फेवरेबल का केस होता है। ये चार्ट जरूर देख के जाना। और हमको कुछ जो है आपकी रेफ्रिजरेंट की कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए होती है, हमारे रेफ्रिजरेंट की
फिजिकल प्रॉपर्टीज़ नीडेड होती हैं। तो कौन कौन सी साथियों आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी नीडेड होती हैं रेफ्रिजरेंट की? आपका सबसे पहले इकोनॉमिकल होना चाहिए, कॉस्ट जो है कमती लगनी चाहिए, विस्कोसिटी जो है आपकी कम होनी चाहिए, लीक आपका डिटेक्शन इजी होना चाहिए। ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। कॉस्ट कम होना चाहिए, विस्कोसिटी कम होना चाहिए और लीक डिटेक्शन शुड भी इजी होना चाहिए। चलिए आपका सेशन यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में आपसे और भी मुलाकात होगी, VCRS वगैरह देखेंगे, ब्रेटल साइकिल देखेंगे। ठीक है, चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रगति के पथ पर सदैव अग्रसर रहिए। साथियों VM क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक इसे पेनिट्रेट करिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू साथियों।